बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पादपों में जल अवशोषण। जल अवशोषण की बात हमने पिछले वीडियो में करी थी कि पौधे किस प्रकार से मृदा से जल अवशोषित करते हैं। मृदा से जल अवशोषण के लिए पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनमें एक कोशी के मूल रोम पाए जाते हैं। ये मूल रोम मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। मृदा अवशोषित जल जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाओं तक 3 पथों से पहुंचता है, एपिब्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ। इन सब के बारे में हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, और इनमें पहला है मृदा में प्राप्त जल। देखिए, मृदा के जो कण होते हैं, मृदा के कण, इनके बीच में जो भरा, कणों के बीच जो रिक्त स्थान है इसमें भरा होता है केशिका जल। कौन सा है? केशिका जल। इसके अलावा इस जल में से गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर यानी पृथ्वी की भूमिगत स्थिति में चला जाता है। इसे कहते हैं गुरुत्वीय जल। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय जल। अब देखिए, 2 प्रकार के जल मृदा में, कौन सा? केशिका जल और गुरुत्वीय जल। पेड़ पौधों के लिए केवल केशिका जल उपलब्ध होता है, गुरुत्वीय जल उपलब्ध नहीं होता है। यानी पेड़ पौधे जो जल अवशोषित करते हैं वो कौन से? केशिका जल का उपयोग करते हैं। गुरुत्वीय जल पेड़ पौधों के लिए प्राप्त नहीं होता है। और जैसे जितनी केशिका जल की मात्रा ज्यादा होगी, अवशोषण भी ज्यादा होगा। ये जो जल का जो मृदा में प्राप्त जल है, इसमें जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। एक है इसमें मृदा जल धारण क्षमता। यानी देखिए, जिस मृदा के अंदर जल को ग्रहण करने की क्षमता अधिक है तो वहां अवशोषण भी अधिक होगा, जैसे दोमट मिट्टी। और दूसरी है स्थायी मिलानी प्रतिशतता। क्या है? स्थायी मिलानी प्रतिशतता। इन 2 बातों पर प्राप्त जल निर्धारित करता है। पहली है मृदा की जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता क्या है? कि मृदा में से गुरुत्वीय जल निकल जाने के पश्चात, मृदा में से गुरुत्वीय जल निकल जाने के पश्चात शेष बची जल की मात्रा मृदा जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहलाती है। या क्या कहलाएगी? क्षेत्र क्षमता। यानी मृदा में से कौन सा जल निकल जाए? गुरुत्वीय जल निकल जाने के पश्चात शेष बची जल की मात्रा क्या कहलाएगी? मृदा जल धारण क्षमता। दूसरी है स्थायी मिलानी प्रतिशतता। यहाँ पे जो मिलानी शब्द है इसका अर्थ होता है मुरझाना। क्या अर्थ है? मुरझाना। देखिए, मृदा में यदि जल की कमी होती चली जाए, मृदा में जल की कमी होगी तो अवशोषण कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पौधे मुरझाना यानी मुरझाने लगते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। जो मिलानी है 2 प्रकार, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी क्या है? जब मृदा में जल तो उपस्थित होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। ऐसी स्थिति में जब तेज धूप पड़ती है तो पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये और शाम के समय तापमान कम हो जाता है तो पत्तियां पुनः खुल जाती हैं। ये स्थिति कहलाती है अस्थायी मिलानी, यानी अस्थायी रूप से मुरझाना। स्थायी क्या है? एक बार मुरझा जाए तो दोबारा पेड़ पौधे खिलते नहीं है, यानी स्थायी रूप से फिर मुरझाना ही प्रदर्शित करते हैं और सूख जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब पहली बार जल की वह मात्रा जिसमें पहली बार पौधे स्थायी मिलानी प्रदर्शित करते हैं या स्थायी रूप से
मुरझाना प्रदर्शित करते हैं उसे स्थायी मिलानी प्रतिशतता कहते हैं। यानी मृदा में जल की वह मात्रा जिस पर पौधे स्थायी रूप से मिलानी प्रदर्शित करें स्थायी मिलानी प्रतिशतता कहलाती है। दूसरी है मृदा वातन, यानी मृदा में वायु का संचरण। देखिए मृदा में यदि वायु का संचरण ठीक ढंग से हो रहा है तो भी अवशोषण की दर बढ़ जाती है। अर्थात जैसे दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, इनमें मृदा वातन अच्छा होता है, इसलिए अवशोषण दर तीव्र होती है। जबकि जो जलाक्रांत मृदा है, कैसी जलाक्रांत मृदा, जिस चिकनी मिट्टी छोटे छोटे कणों वाली, जल की मात्रा उसमें ज्यादा है तो मृदा वातन कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अवशोषण भी घट जाता है। तीसरा कारक है मृदा तापमान। देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मृदा का तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है तो तीव्र जल अवशोषण क्या होता है? तीव्र जल अवशोषण। क्योंकि इस टेम्परेचर में पेड़ पौधों की जैविक क्रियाएं भी तीव्र होती हैं। ऐसी स्थिति में 20 से 30 ये पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है और इसमें अवशोषण की दर तीव्र होती है। यदि तापमान 20 से कम होता है तो भी अवशोषण दर घटेगी, 30 से ज्यादा होगा तो भी अवशोषण दर घटेगी। चौथा है मृदा विलयन सांद्रता। देखिए मृदा में जो जल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण घुले हुए होते हैं। क्या घुले हैं? खनिज लवण, जिससे क्या है जल शुद्ध रूप से नहीं होता, किसके रूप में होता है? विलयन के रूप में होता है। और इस विलयन में लवणों की मात्रा जैसे जैसे ज्यादा होगी, अर्थात विलयन सांद्र होगा तो अवशोषण दर घट जाएगी। यानी मृदा विलयन की सांद्रता बढ़ने पर अवशोषण दर घटती है और सांद्रता घटने पर अवशोषण दर बढ़ती है। दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। यदि मृदा विलयन गाढ़ा है, उसमें लवणों की मात्रा ज्यादा है तो जल अवशोषण धीमा होता है। जबकि तनु विलयन है तो जल अवशोषण तीव्र होगा। इस प्रकार से जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? मृदा में प्राप्त जल, मृदा वातन, मृदा तापमान और मृदा विलयन की सांद्रता। अब नेक्स्ट है, देखिए अभी तक हमने जल के अवशोषण की बात करी। जल अवशोषण होके कहाँ पहुंच गया? जड़ों की कोशिकाओं में। लेकिन जल का जो उपयोग है पौधे के समस्त भागों में होता है। जल का उपयोग पत्तियों में, तने में, सभी जगह जल की आवश्यकता होती है। तो किसी भी पेड़ पौधे, मान लीजिए कोई पौधा है, यहाँ इसकी ये मूल है, तो यहाँ से जो पानी है वो ऊपर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? ऊपर। यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? ऊपरी दिश जो जा, क्या है? ऊपरी दिश जल संवहन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करेंगे। और इस ऊपरी दिश जल संवहन को कहते हैं रसारोहण। क्या कहेंगे? रसारोहण। ये जो रसारोहण, यानी अभी आप पता भी है जब पादपों में जल संवहन, ये तो अवशोषण हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं? अब जल संवहन यानी रसारोहण की बात कर रहे हैं। किसकी? रसारोहण। और रसारोहण के लिए कौन सा उत्तक होता है पेड़ पौधों में? जाइलम। कौन सा पाया जाता है? जाइलम पाया। जाइलम में जो रसारोहण का काम करती है वो दो है, जाइलम वाहिकाएं। जाइलम
वाहिकाएं यानी जाइलम वेसल्स और जाइलम वाहिनिकाएं, ये दो चीजें, ये दो मृत होती हैं, दोनों ही कैसी हैं, मृत है। कैसी? मृत। इनके द्वारा जल का संवहन होता है जड़ों से लेकर पौधे के ऊपरी भाग तक। अब जिस जाइलम के द्वारा किस प्रकार से ऊपरी जिस संवहन होता है, क्योंकि दोनों कोशिकाएं कैसी हैं, मृत है, वो कौन सा बल है जो यहाँ से पानी को ऊपर तक पहुंचाता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैंने कहा कि जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं ये जल संवहन करती हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए हम बालसम का एक पौधा है जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है गुलमेहंदी, क्या कहेंगे, गुलमेहंदी। इसकी पौधे के कटे हुए भाग को क्या लेंगे, कटे हुए भाग को, यानी पौधा है वाले मैंने यहां से काट लिया तो ये हिस्सा ले लिया और इसको किस में रख दिया, सेफ्रेनिन के घोल में। सेफ्रेनिन क्या है, एक पादप अभिरंजक है। क्या है, पादप अभिरंजक। और ये जो सेफ्रेनिन पादप अभिरंजक है ये लिग्निन युक्त, इस पर लिग्निन युक्त भित्ति को अभिरंजित करता है। यानी सेफ्रेनिन जो है लाल रंग का अभिरंजक होता है और किसको अभिरंजित करता है, पेड़ पौधों की लिग्निन युक्त भित्ति को। इन वाहिकाएं और वाहिनिकाओं की भित्ति पर भी क्या जमी होती है, लिग्निन। हालांकि ऐसा नहीं केवल इनके ऊपर ही, पादपों की केवल यही कोशिकाएं नहीं है जिनके ऊपर लिग्निन पाई जाती हो, लिग्निन का जमाव अन्य कोशिकाओं पर भी होता है। इस पौधे के कटे हुए भाग को हमने कहाँ रख दिया, सेफ्रेनिन के घोल में रख दिया। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं इस भाग की जो सिराएं हैं यानी जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं ये कैसे रंग की हो जाती है, लाल रंग की। कैसी हो जाएंगी, लाल रंग की। शेष पौधों में कोई कोशिका भित्ति लाल रंग की नहीं होती, केवल किसकी, जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाओं की भित्तियां ही लाल रंग की होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जाइलम के द्वारा ही जल का संवहन होता है। इन जल के संवहन के लिए हमने क्या लिया, बालसम का पौधा, और बालसम के पौधे को किसमें रखा, सेफ्रेनिन के घोल में। सेफ्रेनिन के घोल में रखने पर हमने अध्ययन किया तो लाल रंग केवल कहाँ पाया, जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाओं की भित्तियों पर, अर्थात जाइलम सिराओं की भित्तियां ही हमें लाल रंग की दिखाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि जल का संवहन यानी रसारोहण जड़ों से लेके ऊपरी भाग तक किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। अब देखिए ये रसारोहण की जो प्रक्रिया है, रसारोहण जल संवहन की प्रक्रिया यानी किस प्रकार से होता है, कौन से बल इसके ये उत्तरदायी होंगे। बहुत सारे सिद्धांत आए, यानी रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत आए। इनमें से पहला है जैव बल सिद्धांत, दूसरा है मूल दाब सिद्धांत और तीसरा है भौतिक बल सिद्धांत। ये तीन प्रकार के सिद्धांत हैं किसकी प्रक्रिया को समझाने के लिए। जैव बल सिद्धांत में क्या है कि पेड़ पौधों की जीवित कोशिकाएं एक बल उत्पन्न करती है उसके द्वारा, यानी पेड़ पौधों की जैविक क्रियाओं से, किसके, जैविक क्रियाओं से ही
जल का संवहन ऊपर की ओर होता है। ये कौन कह रहे? जैव बल सिद्धांत। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है गोडलेवस्की का। किसका? गोडलेवस्की। किसका है? गोडलेवस्की। इसने क्या कहा कि जाइलम मृदुत्तक। कौन सा? जाइलम मृदुत्तक व मज्जा रश्मियां की कोशिकाओं में आवर्ती परासरण दाब परिवर्तन होते हैं। गोडलेवस्की ने क्या कहा कि जाइलम मृदुत्तक, देखिए जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुत्तक और जाइलम दृढ़ोत्तक। इनमें से जाइलम मृदुत्तक और दूसरी कौन सी? मज्जा रश्मियां। मज्जा रश्मियां क्या है? तने के बीच में मध्य में जो पित्त पाया जाता है उसकी मृदुत्तक की कोशिकाएं क्या कहलाती है? मज्जा रश्मियां। इनकी कोशिकाओं में आवर्ती परासरण दाब परिवर्तन, यानी इनकी इन कोशिकाओं में क्या होता है? आवर्ती रूप से, क्रम से परासरण दाब में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जल ऊपर चढ़ता है। ये किसने कहा? गोडलेवस्की ने। दूसरा सिद्धांत जैव बल का दिया था जेसी बॉस ने। किसने दिया? जेसी बॉस। इन्होंने क्या कहा कि वलकुट जो है, तने की आपने टीएस पढ़ी होगी, इसमें क्या है? वलकुट। वलकुट की सबसे अंदर वाली, कहां? अंतस त्वचा के समीप वाली कोशिका। वलकुट की अंतस त्वचा के समीप वाली कोशिकाओं में स्पंदन होंगे। क्या होंगे? स्पंदन। इसलिए इसको स्पंदन सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें वलकुट कोशिका, कौन सी में? वलकुट सेल्स में। वो भी कौन सी में? अंतस त्वचा के समीप वाली कोशिकाओं में क्या होते हैं? लगातार स्पंदन होने से जल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता। ये सिद्धांत गोडलेवस्की और जेसी बॉस का। लेकिन इनके बाद तीसरे महोदय आए स्टार्सबर्गर। इनकी टांग खींचने के लिए। कौन है? स्टार्सबर्गर। ये क्या? इन दोनों की टांग। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कैंसिल करने के लिए इन्होंने क्या करा? पौधों की जो जड़ें हैं, यानी पौधे का जो कटा हुआ भाग, थोड़े से तने सहित पौधे का भाग लिया और उसे किसमें डाल दिया? पिक्रिक अम्ल में। इसमें पिक्रिक अम्ल के विलयन में रख। देखिए पिक्रिक अम्ल के विलयन में सेल्स क्या हो जाती है? मृत हो गई। सेल्स क्या हो गई? यानी कोशिकाएं मर गई। तो जैविक क्रियाएं नहीं हो। यानी जो जैव बल की हम बात कर रहे थे, इन्होंने क्या करा? पिक्रिक अम्ल में पौधे के कटे हुए जड़ सहित बड़ा पौधे को तने को से काट दिया और रख दिया किसमें? पिक्रिक अम्ल में। लेकिन इसके बाद इन्होंने इसे पिक्रिक अम्ल में रखने के बाद मृत हो गई, तब किसमें रखा? इयोसिन के घोल में। इयोसिन के घोल में रखने पर देखो, पहले पिक्रिक अम्ल से कोशिकाएं, पौधे की कोशिकाएं मृत कर ली, उसके बाद इयोसिन के घोल में रखा। इयोसिन का जो लाल रंग है ऊपर तक, पेड़ पौधे के ऊपर तक सिराओं में लाल रंग दिखाई दिया। यदि देखिए जैविक बल, जैव बल की हम बात करें तो यहाँ पर इयोसिन का घोल जो है ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन ये चढ़ा, इसलिए जैव बल वाला सिद्धांत अमान्य कर दिया। ठीक। दूसरा नेक्स्ट आया मूल दाब सिद्धांत। कौन सा? मूल दाब सिद्धांत। और कौन सा बच गया? भौतिक बल सिद्धांत। इसका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।